हेलो स्टूडेंट्स। सीजी स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम हम लोग नगरीय निकाय 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन किए थे। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो 2019 के पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। सेट का क्वेश्चन है। तो देखिए सेट का क्वेश्चन किस तरीके से वो फ्रेम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट दोनों साइड लिखा है स्टूडेंट, आप हिंदी का भी देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट है यू एक्स सच दैट, ये डेफिनेशन दिया है। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन के जीरो होने पे आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे ही सेट ए एक है, बी एक सेट है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड करना है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट तभी डिफाइन होता है जब हमको यूनिवर्सल सेट पता है, तो इसलिए यहाँ यूनिवर्सल सेट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है ना। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है बट डायरेक्ट सेट के बेस पे नहीं है ना। आपसे कुछ ना कुछ इक्वेशन के थ्रू मेहनत करा रहा है। तो क्या है यूनिवर्सल सेट में क्या दिया है, इतना 5 डिग्री का आपको इक्वेशन दिया हुआ है। x की पावर 5 माइनस 6 एक्स 4 प्लस 11 एक्स की पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे x सच जाए, मतलब इसके जो रूट आएंगे, है ना। लॉजिक ये है कि इसके जितने रूट आएंगे इस इक्वेशन के, वो x के मान होंगे और वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो ठीक है, तो 5 दिख रहा है तो कम से कम 5 या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, कुछ रिपीट कर जाता है तो ठीक है, तो यहाँ से 5 रूट आएगा। समझो कई 2 बार 3 बार रिपीट हो जाता है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। वैसे ही यहाँ से एक इक्वेशन दिया है, वहां से जो दो रूट आएंगे, क्योंकि यह सेकंड डिग्री का है तो वो किस में आएगा, आपका सेट ए में। वैसे ही सेम ये भी सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड डिग्री का है, तो यहाँ से भी आपको 2 रूट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले तीनों सेट फाइंड करना है, उसके बाद आपका ये लास्ट काम बच जाता है सेट थ्योरी का। तो अभी मेन काम किसका हो गया है, आपको रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले u के लिए देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन लिखा है वो। u के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x की पावर 5 माइनस 6x4 प्लस 11x³ माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन बड़ा है तो क्वेश्चन छोड़ना है ऐसा नहीं, जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो कुछ ना कुछ हिंट छुपा होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक अच्छा चीज दिख रहा है कि यहाँ सबसे एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है ना। तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना। ये किसके लिए चल रहा है, फॉर यू। ठीक है, ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे समीकरण में दिया हुआ है u के अंदर। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या आ गया, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन तो 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर निकला तो 6x स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला तो 11 का x, और यहाँ से पूरा एक्स स्क्वायर निकल गया तो माइनस का 6 इक्वल टू 0, इतना हो गया। तो यहाँ से हमको एक रूट मिल गया 0, जो कि 2 बार है। क्लियर है, ये अच्छी चीज है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू जो भी है एक्सप्रेशन, ये 0 है तो हम क्या बोलते हैं, या तो ये 0 होगा एक बार या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 से हमको अभी से पता चल गया कि x इक्वल टू 0 है और वो 2 बार है ना। अब यहाँ से 3 रूट और मिलेगा अपने को। ठीक है, अब इसको फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप की चीजों में आपने सीखा है कि कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला जो है क्वाड्रेटिक तक बस जानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हिट एंड ट्रायल करते हैं कि इसमें 3 रूट निकालना है। अगर हमको तुक्का मार के हमको एक रूट मिल गया तो हमारे लिए फिर वो क्या हो जाता है, काम बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 फिर माइनस का 6 फिर प्लस का 11 और माइनस का 6, तो देख लीजिए 11 प्लस 1 12 और माइनस 6 माइनस 12, तो ये 0 हो रहा है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो हमारा इस स्क्वायर ब्रैकेट में है उसका एक रूट x इक्वल टू 1 है। तो हमको सब जगह से कॉमन क्या लेना चाहिए, x माइनस 1 ऐसा कॉमन लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि तब जाके इसको हम इक्वल करेंगे तो वो आएगा आपका x इक्वल टू 1। ठीक है, जस्ट वापस क्या है, अपोजिट साइन हमको लेना पड़ता है ब्रैकेट में, क्योंकि उसको 0 को इक्वल करते हैं तो हमको x इक्वल टू 1 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट हो गया वो क्या हो गया, हर जगह से हमको x माइनस 1 इस टाइप की चीजें कॉमन लेनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। इंपॉर्टेंट यही है, इसमें सेट थ्योरी का नॉलेज लास्ट में है। जब आप रूट नहीं निकाल पाए तो फिर ये काम ही नहीं आएगा आपका सेट थ्योरी का नॉलेज। ठीक है, क्योंकि मेन यहाँ पे रूट है। तो देखिए इसको तो हम एज इट इज रख देते हैं एक्स स्क्वायर को। देखिए क्या है टारगेट हमारा, एक्स माइनस 1, यहाँ लिख देता हूँ एक्स माइनस 1 ये टारगेट है। तो देखिए यहाँ से हमको फर्स्ट टर्म से हमको एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तब एक्स बचेगा, तो हम क्या करते हैं
एक्स क्यू को तो एज इट इज रखेंगे, उसको कुछ नहीं कर सकते। अब एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तब यहाँ एक्स बचेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है एक्स चाहिए फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना रहेगा, तो एक्स बच गया। नेक्स्ट टर्म में हमको -1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, तभी तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो एक्स -1 आ गया, लेकिन हम अपने से माइनस एक्स स्क्वायर लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है -6x², तो बैलेंस करते हुए चलना है, तो -x² अलग कर दिए, तो हम और नेक्स्ट स्टेप में इसको बैलेंस करेंगे -5x², ऐसे बैलेंस करते जाओगे तो आप अपने आप हो जाता है ना, आप सीखे ये सब मेथड। तो ये टोटल देख लो, अब -6x² हो गया, लेकिन हम इसको तोड़ दिए। अब यहां से हमको क्या चाहिए, इतने बस से, यहां से तो निकल गया x-1, x² निकला, तो यहां से हमको चाहिए x बस, तो हम माइनस भी निकालेंगे, 5 भी निकालेंगे और x भी निकालेंगे, -5x निकालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहां अगर +5x लिख दे, ठीक है, क्योंकि माइनस का 5x निकला तो x बच गया, और यहां से माइनस निकला तो यहां माइनस आ गया, और 5x निकल गया तो -1 आ गया, ठीक है। अब हम अपने से फिर से +5x कर लिए, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में क्या है 11, तो इसलिए हम उसको क्या, जो बचा हुआ उसको लिखेंगे तो 6x, और ये अपने आप फिर मैनेज हो जाता है। देख लो यहाँ से आपका प्लस का 6 कॉमन निकलेगा तो x -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x², इसमें से आपका कॉमन निकल गया x², इस दोनों से, तो x -1, यहाँ से आपका निकल गया माइनस का 5x, फिर आपका आ गया x -1 एज इट इज, यहाँ से आपका निकल गया 6, और यहाँ से आपका हो गया x -1 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए सभी ब्रैकेट से फिर सभी जगह से कौन सा कॉमन निकल रहा है, x -1 वाला ब्रैकेट कॉमन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए x² पहले से है, अब उसके साथ आ गया x -1, अब उसके बाद क्या बच गया, देखिए यहाँ से x², यहाँ से -5x, x² माइनस का 5x और यहाँ से प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमको रूट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये सिंपल है, इसको आप सिंपल कैलकुलेशन करके देख सकते हो, अगर आप इसको फॉर्मूला से करना चाहोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट ये सिंपल फैक्टराइजेशन से इतना आपको आना चाहिए कि बीच वाले टर्म को हम -3 -2 में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन, और जिसको नहीं समझ में आता वो फॉर्मूला से कर लो। तो यहाँ से आप देख लीजिए इतना सारा ब्रैकेट है, सब सेपरेट अलग होगा, तो यहाँ से x बराबर 0 आएगा, यहाँ से x बराबर 1, यहाँ से x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर 2। तो हमको टोटल हम लिख लेते हैं, वो क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू एक वैल्यू 1 0 1 2 एंड 3, ये इतना मिल गया। यही तो वो रूट है जो इसके सॉल्यूशन है, ठीक है, उन्हीं को हम रूट बोलते हैं। तो यही जो सॉल्यूशन है वही x में आएगा, u में, ठीक है। तो हमारा u जो सेट है जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे, हमको u सेट मिल गया, और यही यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हम बाकी को खोजते हैं, यही वाला सबसे क्या था आपके लिए, थोड़ा सा टास्क ज्यादा था यहाँ पे करने के लिए, बाकी सिंपल है, ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो सिंपल है। तो चलिए सेकंड में देखिए क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6, ये देखिए अभी जस्ट आया है। तो आप एक बार सॉल्व कर चुके हैं, तो दूसरी बार a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 और 3, फटाक से आप कर सकते हो, पर फिर भी मैं करा रहा हूं इसको। देखिए आपके लिए फॉर a के लिए आपको दिया हुआ है x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहां से अब भी आप देखिए x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको यहां से 2 और 3 मिला, वो ए सेट के लिए है, तो ए सेट लिख लो आप, 2 एंड 3, ठीक है। क्या मिल गया आपका, 2 और 3, ये हो गया आपका ए। अब फॉर बी सेट क्या दिया है उसके लिए देखते हैं कैलकुलेशन। बी सेट के लिए हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं पीछे जाके। बी है x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये सिंपल है, जल्दी जल्दी होगा, x² माइनस 3x प्लस 2, इसको भी आप फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0, देख लेना, ठीक है। तो यहां से आपका एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू 2, वो किसके लिए जाएगा, b के लिए जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया आपका 1 एंड 2। अब आपको जो फाइंड करना है वो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, u माइनस यूनिवर्सल सेट में क्या घटेगा आपका, a इंटरसेक्शन b घटेगा, यही होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास u है, a इंटरसेक्शन b बस आप निकाल लीजिए। नाउ आपका a इंटरसेक्शन b, u आपके पास पड़ा हुआ है, a इंटरसेक्शन b दोनों इसी स्लाइड में है, तो देख लीजिए a में 2 और 3 है और b में 1 और 2 है, तो कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2, तो सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट से आप घटा दीजिए, हो गया आंसर। तो यहाँ पे सेट थ्योरी का नॉलेज उतना काम नहीं आ रहा है जितना आपका
इक्वेशन सॉल्विंग है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जोड़ा जाता है एक दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स करके, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट था आपका 0 1 2 3 यहां तक था, ठीक है। और आपको उसमें से क्या घटाना है, इंटरसेक्शन वाला, तो 2 हट जाएगा, है ना, बाई क्या, डिफरेंस। डिफरेंस क्या बोलता है, इस सेट के एलिमेंट में इसको बस हटा दो, बाकी को लिख दो, तो क्या आ जाएगा 0 1 एंड 3। ये हो गया आपका आंसर, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर 0 1 एंड 3, 0 1 एंड 3। तो ये वाला हो गया आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है स्टूडेंट, ये सेट थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे मेहनत करवा रहा है, किसके लिए, इक्वेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो देखिए पढ़ता हूं क्वेश्चन को मैं। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, इधर बता दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1, वेयर डेफिनेशन को बता दिया है कि जो डब्बे में है ग्रेट x क्या होता है, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन आपको वो रेंज फाइंड करना है जिसमें 2x प्लस 3y की वैल्यू किस रेंज में वेरी कर रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, इसको हिंदी में आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें आपको थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आप सभी को पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर इक्वल टू एक्स आर लेस देन एक्स, ऐसे करके। अगर हम ग्रेट इंटीजर में, जैसे कि इसको हम लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो क्या होता है डेफिनेशन से, ऐसा इंटीजर जो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, इंटीजर चाहिए। तो 2 खुद में इंटीजर है तो बराबर वाला भी चलता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मान क्या हो जाएगा 2। बट अगर हम ऐसा देते हैं 2.5, तो पहले वो चेक करेगा क्या ये जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नहीं है, मतलब सॉरी क्या ये इंटीजर है, नहीं है। तो इससे छोटा, तो इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा स्टूडेंट 2, ठीक है। तो ये कहां तक जा सकता है, आप यहां तक अगर 2.9999 ऐसे, है ना, ऐसा करते हो तब भी ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो अब भी ये इससे छोटा वाला इंटीजर खोजेगा क्योंकि वो खुद नहीं है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, सभी को पता होता है, ठीक है। तो कहां तक जा सकता है ये, एकदम बॉर्डर तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 से कम होना चाहिए, 3 बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेम लॉजिक से आपको एक बार पता चल गया कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आपका जो दिया हुआ है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो है 2x अपॉन 15 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1, ठीक है, ये है। अब इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो, इसको आप फिलहाल कुछ समय के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, सिंपल वो t लिखा है, ठीक है, सिंपल t लिखा है, t का मान 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हम क्या जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू t, ठीक है, इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू t। अगर ये खुद में इंटीजर होता तब भी वही वैल्यू लौटाता, मतलब t को 1 चल जाएगा, t को 1 चल जाएगा, ध्यान से समझते रहना, t को 1 चल जाएगा। लेकिन 1 से छोटा रखेंगे तो क्या होगा 0.9, लेकिन 0.9 क्या है, इंटीजर तो नहीं है, तो वो नीचे ले आएगा तो कहां चले जाएगा 0, तो ये 0 दे दिया तो कहां बराबर होगा। तो मतलब बॉर्डर पीछे साइड का जो क्या है 1 तक ये ले सकता है, उससे पीछे जैसे ही आप 1 से थोड़ा भी कम करते हो, जैसे t की वैल्यू आप ऐसे रखते हो 0.9999 जितने बार लिख लो आप, और जैसे ही इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर देते हो तो वो क्या करता है, बाय डेफिनेशन आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या चेक करता है, इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू दैट नंबर t। तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा खोजना चालू कर देगा, तो छोटा क्या मिलेगा 0, लेकिन यहाँ पे तो क्या है 1, तो इसलिए ये t इक्वल टू 1 चलेगा। अब t इक्वल टू आप कुछ भी रख लो स्टूडेंट, 1.2, तब भी ये इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा 1 आ गया। t इक्वल टू 1.9999 तक चले जाओ, वहां तक भी जाओगे तब भी आपको ये वापस लाके कहां देगा 1 पे ही गिराएगा। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन, अब t मतलब ये पूरा 1 तो ले सकता है, 1 से छोटा नहीं ले सकता, मतलब 1 पीछे साइड का बॉर्डर है और आगे साइड हम 1.999999 पूरा दे सकते हैं, लेकिन 2 बस नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही इसको 2 देंगे
जैसे ही इसको 2 देंगे तो वो चेक करेगा कि क्या इंटीजर है, तो इंटीजर है तो तुरंत 2 वापस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 = 1, जो कि वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो यहां से हमको इस डिस्कशन से क्या पता चला कि वो जो अंदर का एक्सप्रेशन है जिसको हम कुछ समय के लिए टी माने हैं, ठीक है, वो जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो हमारा जो एक्सप्रेशन 2x अपॉन 15 प्लस y/5, ये हमारा 1 तो हो सकता है लेकिन 1 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए 1 से बड़ा, ये 1 के बराबर या 1 से बड़ा। और इधर के लिए याद रखना स्टूडेंट, यहां 2 तक बच जाएगा लेकिन लेस देन, बस यही ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। कई लोगों को देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं एक एक चीजों को बता रहा हूं, ठीक है, कि 1 जैसे ही देते इसको तो 1 वापस लौटाएगा, 1.2 1.3 1. लेकिन 2 बस नहीं दे सकते, लेकिन 2 से छोटा कितना भी नंबर दे दे 1.9999 ये चल गया, बस इतना अगर आपको लिखने आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया फिर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देख लो, सिंपल एलसीएम ले लो, क्योंकि पैटर्न वही है 2x + 3y, तो यहाँ 3 कैसे आएगा, आप सिंपल एलसीएम ले लो, तो 1 लेस देन, दोनों का एलसीएम 5 y भाई, हाँ दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा, 15 वाला ऊपर में कुछ चेंज नहीं होगा, 2x आएगा, यहां से 3y हो जाएगा, ठीक है, और यहां से आपका हो गया 2, ठीक है। अब इनइक्वालिटी में हम जनरली नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन हमको ये पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, छोटा छोटा चीज है जो आपको ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पे x लिखा होता तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसका साइन क्या है, और अगर वो नेगेटिव साइन का होता है तो साइन ऑफ इक्वालिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पे एकदम फिक्स है कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए आप आराम से दोनों साइड इसको पक्षांतर भी कर सकते हो, या उसी को बोल सकते हो कि आप 15 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, 15 से गुना कर दोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 15 इधर भी आ जाएगा, 2x + 3y, और 15 उधर भी चले जाएगा, तो कितना हो गया 30, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 2x + 3y कहां से कहां तक होगा, 15 से लेके 30 तक, जिसमें 15 क्लोज होगा और 30 ओपन होगा। तो देखिए सब तरह के ऑप्शन है, देखो इधर जो क्लोज वाला है वो तो आएगा ही नहीं, यही ध्यान रखना है, तो आपके ऑप्शंस मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो कहां है, उधर लेस देन है, तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इन दोनों पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं मैं कि ये नहीं रहना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में हमको मेहनत करना होता है या क्वेश्चन का लेवल जो है टफ है, ऐसा नहीं सोचना है। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे, कुछ में आपको मेहनत करना है। हालांकि लास्ट ईयर के पेपरों में थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं आए, ये उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर n द नंबर 4 to the power n plus 15n minus 1 is a multiple of, ठीक है, is a multiple of, ठीक है। ये इसमें से जो नंबर बनेगा वो इसका मल्टीपल होगा, मतलब वो जो नंबर बनते जाएगा वो इनके पहाड़े में आएगा टेबल में, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। या आप बोल दो कि डिवाइड हो जाएगा, एक ही मतलब है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आपको एकदम सिंपल तरीके से करना है, कोई मैथमेटिकल इंडक्शन इस टाइप का आपको नहीं सोचना है। ये किस नंबर के लिए बोल रहा है ये ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर, नेचुरल के लिए। तो आप नेचुरल नंबर रखते जाओ तो सबसे पहली बार में आपको आंसर मिल जाएगा, कई बार पहली बार में नहीं मिलता है। तो देखिए n = 1 मैं रखता हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है 1 से, तो क्या हो जाएगा आपको जो एक्सप्रेशन दिया है 4 की पावर 1 प्लस 15 × 1, तो 15 × 1 क्या आएगा 15 ही आएगा, माइनस का 1, तो देख लीजिए क्या होगा 4 है, और ये 15, 15 और 4 19, और एक आपका हो गया तो कितना आ गया 18। अब देख लीजिए ये किसके किसके पहाड़े में आ सकता है 18, तो 5 के में तो आ ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। वैसे ही 7 के में भी नहीं आ रहा है, वैसे 11 के में भी नहीं आ रहा है, तो बच गया क्या 9। तो एक आंसर आना है, तो यहीं से सिंगल आपका 2-4 सेकंड लगेगा, इस क्वेश्चन में 5 सेकंड, तो ये ऐसे है। लेकिन कई बार क्या हो सकता है बाई चांस इसके में भी आ गया स्टूडेंट, ध्यान से समझते रहना जो मैं बता रहा हूं, किसी और क्वेश्चन के लिए मान लो ये दोनों से नहीं हुआ, इसके टेबल में ये नहीं आया नंबर, तो इसको तो आप क्या कर दिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हटा दिए कि वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर एनी बोला है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो अब इस केस में क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये यहां तक आंसर हो गया, आप मार्क कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर,
ठीक है, 9 आपका आंसर आ गया क्योंकि इसमें भी नहीं आ रहा है। लेकिन बाई चांस किसी क्वेश्चन में दो ठो इसको डिवाइड कर ले रहा है, मतलब उसका मल्टीपल हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप n इक्वल टू 2 रखिए नेक्स्ट नंबर। तो ऐसे करते करते वो जो ऑप्शन गलत है वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो देखिए n का मतलब 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये 15 और 2 का गुना तो कितना हो जाएगा 30 हो गया, और माइनस का 1, तो ये कितना हो गया 30, 46, 46, और ये हो गया आपका 45। अब देख लीजिए 45 तो 9 से जा ही रहा है क्योंकि वो आंसर हमको पता चल गया है, लेकिन इस बार 11 से नहीं जाएगा, उस बार भी नहीं गया था। मैं किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, जो अगर आपको ऐसा फ्रेम किया गया कि पहली बार n बराबर 1 रखने पर दो ठो ऑप्शन काम नहीं किया, गलत हो गया, लेकिन दो ऑप्शन में वो सही हो रहा है, तो एक बार और n इक्वल टू 2 रखो और उसके बाद आप आंसर सिलेक्ट करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा था, आंसर था हमारा 9, तो सी इज द करेक्ट आंसर 9, ठीक है, क्लियर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब ये देखिए मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेट, ये सारे क्वेश्चन 2019 के हैं, ठीक है। सेट मेरे को नहीं पता है ना, आप देखेंगे तो इसलिए मैं नंबर के साथ इसको रखा हूं, 10th नंबर का क्वेश्चन है ये। लेट एक मैट्रिक्स है और 10 भी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। B जो है ये मैट्रिक्स B, लेकिन ये B नहीं है, जो वैल्यू दिया है वो दिया है स्टूडेंट 10B, ठीक है। तो जो B बस रहेगा वो किसका इनवर्स है, A का इनवर्स मैट्रिक्स है। तब आपको अल्फा फाइंड करना है, जो कि अल्फा ये एक जगह 10B में लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व भी करके बनाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आपको अगर टाइम बचाना है तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए कैसे करना है। आपको क्या पता है कि मैट्रिक्स जो दिया है B, ये जो B है A का इनवर्स है, ठीक है, B जो है A का इनवर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम क्या जानते हैं कि B A का इनवर्स है, मतलब दोनों मैट्रिक्स को चाहे AB करो या BA करो, इनवर्स वाला मैट्रिक्स जो है कम्यूट कर जाता है, ठीक है। जनरली अगर मैं नॉर्मल मैट्रिक्स की बात करूं, यहाँ पे B ना लेके मैं लेता हूं P और Q, P और Q दो मैट्रिक्स है, तो हम ये कभी नहीं कहते हैं ऐसा इन जनरल कि P और Q को गुना करेंगे और Q और P को गुना करेंगे, ये हमेशा बराबर होंगे, किसमें नहीं कहते हैं, मैट्रिक्स के केस में कुछ भी हो सकता है, P और Q का गुना हो जाता है, कभी कभी P और Q और P का गुना होगा ही नहीं, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कम्यूट, लेकिन इनवर्स के केस में वो कम्यूट कर जाता है, तो आप AB लिखो या BA लिखो। तो B को A का इनवर्स बताया गया है, तो क्या हो गया स्टूडेंट, आई हो गया, ठीक है, क्लियर है। बी इस तरीके से जो हमारा बेसिक जो जानकारी दी है उसी से हम चीजें निकाल रहे हैं, लेकिन हमको जो वैल्यू दिया है बी का वो 10B का दिया है, तो हम 10 लाने के इसमें 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, बी के पास या बाहर में मल्टीप्लाई करो, जैसे ऐसा कर लेते हैं, चलिए 10B, ठीक है, तब इधर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 का आई। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट को आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 10 का आपका, इसको लिखने का तरीका 10AB यही है, जिसको हम हमारे पास आ गया तो हम इसको लिख लेते हैं 10 ऑफ AB, है ना, 10I, क्लियर है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे पूरा चीज को गुणा नहीं करना है, हमको ये पता है कि ये I आएगा, ठीक है, इधर भी ये चीजें 10 बाहर में रहेगा और इसके साथ ये गुणा होगा। अब देखिए कि हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, पूरा चीजों को नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पूरा चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तक तो पहुंच जाओगे पर टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, आई आता है, आई मतलब 100 010 001, लेकिन बाहर में क्या आ गया 10, इसलिए क्या आ जाएगा, जहां जहां 1 है वहां 10 0 0 0 10 0 0 0 और 10 ये आ गया। अब देखिए ध्यान से समझना, ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को यहीं से मैं और अलग से नहीं लिख रहा हूं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गुना करोगे तो ये देखिए फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम कैसे गुना होगा, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको। देखिए फर्स्ट रो यहां से चले, फर्स्ट कॉलम यहां से चले, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो यहां पे आएगा, क्लियर है। उसके बाद आप यहां पे सेकेंड रो में चले और इधर फर्स्ट में ही चले, उसका आंसर यहां,
फिर थर्ड रो में चले, इसमें यही चले, उसका आंसर यहाँ ऐसे ही तो करते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10b ये मैट्रिक्स और a को। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि b इनवर्स है, तो 10 को लिखने से भी उसकी इनवर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या हो जाएगा 10 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई रहेगा, तो 10 को हम बाहर कर दिए, दोनों को गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इनको गुना क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा नहीं आ रहा है, मेरे को क्या निकालना है, b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, देन अल्फा इज, किसकी वैल्यू फाइंड करने बोला है, अल्फा की, और अल्फा एक ही जगह पे लिखा है वो ये है, तो मैं जब तक वहां पे नहीं आऊंगा वही मेरे काम का चीज है, तो बाकी जो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, फिर फर्स्ट रो और इस बार कॉलम सेकेंड, फिर सेकेंड रो यही कॉलम, फिर यही कॉलम, तो ये पूरा एलिमेंट मिल गया स्टूडेंट आपको, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये एलिमेंट को हमको निकालना ही नहीं, वही सोचना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हटाता हूं इसको, अब देखिए, अब हम लोग फर्स्ट रो पकड़े और अब पकड़ लिए फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम इसका थर्ड, तो उसका आंसर कहां आएगा, यहां पे आएगा। अब इसी को गुणा करना है, क्यों, इसको कर लो या इसके नीचे वाले को करोगे तो यहां पे, फिर उसके नीचे वाले को यहां पे, ठीक है। तो इन तीनों का, इसका मान 0 के बराबर, इसका मान 0 के बराबर और इसका मान 10 के बराबर, तो तीनों में आंसर सेम आएगा स्टूडेंट, क्लियर है, क्योंकि हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां से हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो हम बस इतना ही काम करेंगे, यहां बस का एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसको किसको, फर्स्ट रो ए का और 10b का थर्ड कॉलम, और उसका आंसर आएगा यहां पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 आ गया स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट आगे चले, -1 का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ तो माइनस का अल्फा, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो प्लस का 3, बस इतना ही, इसको छोड़ दो, सब जगह से एक ही आंसर आएगा अल्फा का, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से आपका क्या आ रहा है बताओ, 5 माइनस अल्फा, और 5 माइनस अल्फा यहां पे क्या लिखा है 0, तो आपका जो यहां से आंसर आया 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्लियर पता चल रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा को उधर ले जाओ तो 5 इज इक्वल टू अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू 5, तो अल्फा का मान क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है स्टूडेंट, पर जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने तैयारी के समय कर रहे हो तो पूरा चीजों को मल्टीप्लाई करके देखो, तब वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इधर वाली चीजों में, अगर और एक और चीज बता दे रहा हूं, जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो सर यहां से भी हो सकता है, तो देख लो ये वाला को ले रहा हूं, यहाँ का जो एलिमेंट है उसको गुना कर रहा हूं, तो ये कब आएगा, ये वाला यहाँ का एलिमेंट कब आएगा, जब मैं लास्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये वाला लास्ट रो, ठीक है, ये वाला लास्ट रो ऊपर का और ये वाला लास्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तभी तो 833 एलिमेंट बनेगा। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स में, जैसा आप लोग पढ़ते हैं उसके बाद। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ स्टूडेंट तो 2, 1 का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ तो अल्फा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो क्या हो गया प्लस का 3। अब देख लीजिए, तो यहां पे आ गया स्टूडेंट 2 प्लस 3 2 प्लस अल्फा प्लस 3, तो टोटल क्या हो गया, ये यहां से देख लो, दोनों जगह से आंसर हमेशा मैच करेगा। तो यहां से आपका आ गया है 5 प्लस अल्फा, कितना आ गया 5 प्लस अल्फा, बट इस बार स्टूडेंट वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, क्योंकि इस बार का एलिमेंट यहाँ का 10i का एलिमेंट है, तो ये 10, तो अल्फा इस केस में 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, क्लियर है। तो हर जगह से वो आंसर आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, कब, जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में आते हैं तो वहां पे आपको जितना शॉर्टकट से चीजें हल हो जाए वो ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो जाए, बट शॉर्टकट का मतलब टाइम बचाना है, पर ऐसे जगह पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि जनरली पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है, किसका मल्टीप्लाई कहाँ पे हो रहा है और एलिमेंट को हम कहाँ पे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपके पास होंगे तो वो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ये, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर पी क्यू
अंडर रूट थर्ड साइड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज, है ना, हिंदी में भी पढ़ देता हूं। यदि त्रिभुज के कोर मतलब भुजा क्या क्या है, पी क्यू, और अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, तब अधिकतम कोण कौन सा होगा करके, ठीक है। अधिकतम कोण के बारे में पूछा गया है स्टूडेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें से सबसे पहले ये ध्यान रखना है, त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, तो त्रिभुज का आप जानते हो सिंपल सा चीज है, अगर कोई कोण छोटा है, ये कोण छोटा है, दिख रहा है छोटा, ठीक है, अब इसको मिला रहा हूं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही मैं कोण को बढ़ा रहा हूं, ऐसे देख लो, कोण इस वाले से इस कोण के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस वाले कोण के बारे में। अब मैं इस भुजा को मिलाऊंगा क्योंकि मेरे को ट्रायंगल की बात करना है। तो अब देखिए इस एंगल के कंपैरिजन में ए एंगल बड़ा है, तो इसलिए सामने वाला भुजा क्या है, और भी बड़ा है। समझ में आ गया? तो आप खुद सोच लीजिए, दोनों हाथ को मिला के जितना मैं हाथ को चिपकाते जाऊंगा कोण छोटा होते जाएगा। तो इधर आपका जो लाइन है ऐसे मैं रखता हूं, तो इस तरीके से आपका भुजा बढ़ते जाएगा। ये दोनों को हमको मिलाना है क्योंकि ट्रायंगल बनाना है। तो ये क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं कि आपको याद रखना है। जितना बड़ा कोण उतना ही उसके सामने वाले की भुजा बड़ी, और जस्ट उल्टा, जितना बड़ी भुजा उसके सामने वाले का कोण उतना ही बड़ा। बस इतना ही चीज आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कि जो इन ट्राइंगल जो है आपका जो साइड है, ठीक है, और उसका जो सामने वाला एंगल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतना उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, जितना बड़ा भुजा होगा उसके सामने वाला कोण उतना ही बड़ा होते जाएगा। क्लियर है? अब इसी पे ये बेस है, क्योंकि ये क्या पूछा है क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर एंगल को फाइंड करने नहीं बोल रहा है, सिर्फ ग्रेटेस्ट वाले को। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास तीन भुजा में जो मान दिया है वो है स्टूडेंट आपका P, पहला एक भुजा, दूसरा भुजा दिया है आपका Q, और थर्ड भुजा दिया है, ठीक है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि सबसे बड़ी भुजा यही है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, लार्जेस्ट साइड। अब ऐसा क्यों? अब देखिए कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर P और Q की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेते हैं, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐसे में, पर वैसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एक त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, उसके साइड के बारे में। तो क्या किसी का साइड लेंथ, किसी त्रिभुज का साइड लेंथ 0 हो सकता है? साइड 0 भी नहीं हो सकता है। साथ ही साथ क्या भुजा की लंबाई, जिसको हम बोलते हैं, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? तो इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है कि इसमें उनको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि P और Q आपके निगेटिव नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव है, और 0 भी नहीं है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा हुआ कि नहीं, देखो P का स्क्वायर अंदर चले गया, Q का स्क्वायर अंदर चले गया, उसके अलावा ये थोड़ा सा और वैल्यू आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू जो है दोनों से बड़ी होगी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ये दिख रहा है कि ये बड़ी भुजा है, ये आपको सिलेक्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब ये बन गया, ठीक है, तो अब हम लोग मानते हैं कि इसको कोसाइन रूल हमको यूज करना होगा, है ना, कोसाइन रूल आप पढ़े हैं। तो देखिए इस भुजा को मैं मान लेता हूं स्टूडेंट ए, ये वाला, ठीक है, ए के सामने वाला भुजा है ये, ठीक है। वैसे ही ये क्या है आपका बी के सामने वाला भुजा है, और ये वाला क्या है आपका सी के सामने वाला। तो इसमें हम कैसे बनाते हैं, कैसे मार्क करते हैं कोसाइन रूल में, आपको याद होगा, ठीक है। कोसाइन रूल कैसे बना जाता है, देखिए इसका मार्किंग कैसे होता है वो देख लीजिए थोड़ा सा, तो आपको चीजें क्लियर होगा। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए कोई भी ट्राइंगल ले लो कोसाइन रूल के लिए, सिंपल सा, अपन दूसरा ले लेते हैं, देख लीजिए इसको ले लेते हैं, सिंपल सा, ये हो गया। तो देखिए आपका ये ए भुजा है, सॉरी ए बी सी है ना, तो ध्यान से देखिए, ए के सामने वाला को हम नाम देते हैं स्मॉल ए, याद होगा आपको, ऐसी मार्किंग करते हैं। लेकिन हमारे पास पी है तो इसको मान लो आप पी, ठीक है, क्लियर है, हमारे केस में पी है,
ए इक्वल टू पी, ऐसा आप समझ लीजिए कि ए के जगह पे पी। ऐसी होता है मार्किंग, ट्राइंगल में पूरा मार्किंग ऐसी ही होता है, ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी, तो स्मॉल बी ये हो गया। हमारे केस में बी के जगह पे हम लोग क्या लेके चले हैं, क्यू, बाकी हटा देंगे ए और बी को, क्लियर। और सी के सामने वाला भुजा, इसको दिए है सी, तो ये सामने वाला भुजा होता है सी, जिसको हम क्या माने हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू रूट के अंदर, क्लियर है। तो बाकी को हम हटा देते हैं, समझ में आ गया, ये पी भुजा और ये। अब देख लीजिए, हम ये जान गए कि सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी जो भुजा है वो ये है, इतना हम क्लियर हो गए। तो यहां से हमारा जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो कौन सा होगा, सी, क्लियर है। अब सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्लियर है, सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो किससे आएगा, जब हमको भुजा की लंबाई दिया होता है, साइड्स गिवन होते हैं, तो हम यूज करते हैं कोसाइन रूल, ठीक है। और जब हमको एंगल्स दिए होते हैं, ठीक है, तब हम यूज करते हैं साइन रूल, क्लियर है। वैसे ही हम टेंजेंट रूल, जिसको नेपियर एनालॉजी बोलता है, उसमें उसको कब यूज करते हैं, जब दो एंगल और एक साइड दिया होता है, तो ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल दिया होता है तब यूज करते हैं, क्लियर है ना। सभी चीज आप पढ़े हुए होते हैं, बस उतना ही बेसिक चीजें आपको आना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे अच्छा है, हमको फाइंड करना है सी, तो हम कॉस सी, कोसाइन रूल यूज करेंगे, लेकिन किस एंगल के लिए, सी के लिए। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कोसाइन रूल, तो हमारा जो कॉस सी है, कॉस सी, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कॉस सी में हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर ऐसे होता है, और नीचे 2 ऑफ ए बी। हमारे पास में जो हम मिटाए हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, क्लियर है। मार्किंग आप ऐसे कर लो ताकि आपको चीजें आसानी से पता चल जाए, ठीक है। तो बताइए हमारे पास कॉस सी क्या होता है, कॉस का रूल, जिस एंगल के लिए हम फाइंड करते रहते हैं कॉस का रूल, एक बार क्लियर, एक बार और रिवाइज कर देता हूं, जिस एंगल के लिए हम फाइंड करते हैं कॉस सी, तो उसको छोड़कर उसका साइड वाला कौन सा है, सी है ना, उसके सामने वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसके लिए निकाल रहे हैं वो नेगेटिव में होता है, और नीचे में 2ab। तो हमारे पास कॉस सी एज इट इज, ए के जगह पे है हमारे पास स्टूडेंट पी स्क्वायर, देख लो ए के जगह पे पी और बी के जगह पे क्यू, और इसके जगह पे पूरा अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। तो देखिए पी का स्क्वायर ए का मान, बी का मान क्या है क्यू का स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर है तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस का पी क्यू, ये हो गया, ठीक है। और नीचे आएगा 2ab, ए के जगह पे पी और बी के जगह पे क्यू, क्लियर है। तो यहां से जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का पी क्यू है और नीचे में 2pq, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या निकल रहा है, कॉस का सी जो लार्जेस्ट एंगल है। तो यहां से देख लीजिए pq से pq कैंसिल, अभी भी क्या कैंसिल हो रहा है, एक एक चीजें डिफाइन है, क्योंकि साइड है तो जीरो कभी नहीं हो सकते, दोनों जीरो नहीं हो सकते, तो दोनों के प्रोडक्ट भी जीरो नहीं हो सकते, तो ये नॉन जीरो है तो हम कैंसिल आराम से कर सकते हैं। सो कॉस सी इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब इसको बस हमको फाइंड करना है कि माइनस 1/2 कब आता है, ठीक है। हमको ये पता है 1/2 जब सिर्फ होता तो क्या होता, cos 60 का मान होता। हमको पता है कि cos 60 cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन हमको नेगेटिव में चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, cos का c इज इक्वल टू cos का, सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस π/3, 60 लिख रहे हैं ना, 60 मतलब π/3, तो ये हम देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो नेगेटिव, और cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो माइनस 1/2 आ गया। तो यहां से cos और cos कैंसिल आउट, तो c का मान, एंगल c का मान क्या हो गया, पाई माइनस π/3, 3 एलसीएम लेंगे तो 2π/3, ठीक है। इसी को 120 डिग्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो 120 डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं, और हमारे पास ऑप्शन भी उसी तरीके से है 2π/3। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, क्लियर है। कई बार 120 डिग्री लिखा है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। इस पे बेस्ड और भी दूसरे ईयर में क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा डाटा चेंज किया है, बस आपको सिलेक्ट करना है कि बड़ा भुजा क्या होगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 16, साइन 3 पाई बाई 16, साइन 5 पाई बाई 16 और साइन 7 पाई बाई 16। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। इसको भी आप दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, मैं एक ही मेथड बताता हूं। ठीक है, साइन पाई बाई 16, साइन 3 पाई बाई 16, साइन 5 पाई बाई 16 एंड साइन 7 पाई बाई 16। ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इसको इस तरीके से करते हैं, 2 साइन ए साइन बी ऐसे करके फॉर्मूला। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 नहीं है तो 2 सब ले आते हैं नीचे, 2 यहां भी कर दिए। वैसे ही इसके लिए दो दो को पकड़ के आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए वो एक मेथड होता है जो आप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को याद है ना, या याद किए होंगे तो 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा जिन लोग इन मेथड से करते हैं वो। ठीक है, पर ये मेथड मैं नहीं बताऊंगा, दूसरा मेथड बताऊंगा। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी, इस तरीके से अजीब सा फॉर्मूला होता है, यही वाला बस, साइन ए साइन बी वाला। कॉस ए माइनस बी पहले आता है, फिर माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, इसको ओपन करके देखेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सभी को पता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सभी को पता है। तो जब हम ओपन करेंगे तो वहां पे कॉस वाला टर्म्स गायब हो जाता है और दोनों जगह से साइन ए साइन बी आता है 2 बार, इसलिए 2 साइन ए साइन बी हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को पहले कंबाइन करते हैं, फिर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, उसके बाद फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो वो वाला मेथड मैं नहीं करा रहा हूं। उसके अलावा और भी आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से। अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से मतलब, अलाइड एंगल उस चीज को बोला जाता है जिनको दो नंबर एंगल, अलाइड एंगल किनको बोले जाता है, दो एंगल की बात हो रही है, दोनों एंगल को अगर हम जोड़े या घटाए, कुछ भी करे, कम से कम एक ठो में से अगर जोड़े या घटाए, अगर वो जोड़ने से या घटाने से एक ठो कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। जोड़ने से 90 का मल्टीपल आ जाए, मतलब जोड़े दो एक कोण को, तो मान लो आ गया 90 डिग्री, तो ये अलाइड एंगल बन गया। जोड़े मान लो 180 बन गया, तो 90 के मल्टीपल में आ गया। जीरो आ गया तो भी 90 का मल्टीपल, क्योंकि जीरो को हम किसी का भी मल्टीपल बोल सकते हैं। अगर जोड़ने से बात नहीं बना तो घटा के देखेंगे, अगर घटा के देखे जीरो आ गया तो अलाइड एंगल बन गया। फिर घटा के देखे 90 डिग्री आ गया दो एंगल को, तो दोनों अलाइड एंगल है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के जो अलाइड एंगल किसको बोलते हैं, जो दो एंगल है उनका सम या डिफरेंस, कोई भी एक चीज अगर 90 के मल्टीपल में आ जाए तो उनको हमको बोलते हैं अलाइड एंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम अलाइड एंगल के में इनको क्या करते हैं, पेयर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ध्यान देखना, जनरली मैं एकदम ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा वही करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जाता है कि हमेशा पहला वाला का जोड़ी लास्ट वाला बनाता है, ठीक है, और दूसरा वाला बीच वाले का जोड़ी बीच वाले के साथ बनता है। ये सामान्यता, एकदम हमेशा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जोड़ी ऐसी बनता है। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ का एंगल है स्टूडेंट 5/16, पाई बाई 16, देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं, पाई बाई 16, और लास्ट वाला है आपका 7 पाई बाई 16। दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई प्लस 7, 8 पाई बाई 16, और 8 पाई बाई 16 मतलब पाई बाई 2 हो गया। आ गया 90 का मल्टीपल, या तो 90 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या 180 आना चाहिए, कुछ भी आए, 90 के जो टेबल में है वो आना चाहिए। तो ये बन गया अलाइड एंगल। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो बड़ा वाला एंगल है 7 पाई बाई 16, इसको हम पाई बाई 2 के रूप में लिख पा रहे हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। सिंपल नंबर का ही कैलकुलेशन है, लेकिन अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि इसके सामने अगर हम साइन लगाएं, ठीक है, और इसके सामने भी हमारा साइन लगा, ठीक है, तो अब ये पाई बाई 2 के हेल्प से जो हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, उससे ये गायब हो जाएगा 7 पाई बाई 16, और उसके जगह पे आ गया पाई बाई 16। मतलब ये जो बड़ा नंबर है एंगल का, वो अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से छोटा पाई बाई 16 में कन्वर्ट हो गया। इसको अच्छे से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप क्या सीखे, यहां से आप सीखे कि 7 बाई 16 आया था, यहां पे आया था पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 16, दोनों के सामने में, दोनों नंबर सेम हो गए ना, दोनों नंबर सेम हो गए तो दोनों के सामने में साइन लगा दो, ठीक है। तो अब देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाई 2 की हेल्प से लिख रहे हो, इसलिए स्टूडेंट आएगा ये कॉस का पाई बाई
16 देखिए। तो इतना जो चीज था वो क्या आ गया, कॉस का पाई बाई 16 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पाई बाई 16 यहां भी और यहां भी पाई बाई 16, तो नंबर सेम होते जा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखिए, तो अब हम मर्ज करते हैं, सेम कहानी इसके साथ है, ये समझ में आ गया। इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट वाला देखिए, ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, 3 पाई बाई 16 और 5 पाई बाई 16। तो दोनों को जोड़िए, 8 हो गया, और 8 बटा 16 तो पाई बाई 2। क्लियर है, तो बड़ा वाला को फिर से ऐसा कर लो, 5 पाई बाई 16 बराबर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16। अब इन दोनों के सामने में आप क्या लगा लो, साइन लगा लो, यहां भी साइन लगा लो, क्योंकि नंबर सेम है तो उन नंबर्स पे साइन सेम वैल्यू देगा। तो अब इसके बदले में हम फिर से क्या हो गया, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टूडेंट, फिर से पाई बाई 2 के सहारे लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 16। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन आसानी से होगा, सारा चीज मैं वहां बता दिया हूं। तो क्या हो गया, इन दोनों को जब हम किए तो साइन का पाई बाई 16 ये हुआ, ये वाला चीज उठ के आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का पाई बाई 16। क्लियर है ना, समझ में आ गया। या ज्यादा ही शॉर्टकट हो गया तो थोड़ा और लिख देता हूं इसको। ठीक है, हम इसको पेयर कर देते हैं पहले, साइन का 7 पाई बाई 16, हम इन दोनों को पहले एक साथ रखना चाह रहे हैं और इन दोनों को एक साथ रखना चाह रहे हैं। क्लियर है, साइन का 5 पाई बाई 16। क्लियर है, तो साइन का पाई बाई 16 को एज इट इज रखो, और इसको अब भी हम देखे हैं कि ये साइन का पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 होता है करके देख लो फिर से। 8 और 1 7, 7 पाई बाई 16। क्लियर है, सेम कहानी यहां पे भी कर लो। इस वाले को 3 वाले को तो हमको छेड़ना नहीं है, 3 वाले एज इट इज रहेगा 3 पाई बाई 16, और इस वाले को फिर से पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 16। ये पूरा चीज वहां देख चुके हैं, ये सब कहानी। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, साइन का पाई बाई 16, ये 16 है ना, और यहां से भी क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा। अभी देखें, कॉस का पाई बाई 16, और ये एज इट इज साइन का 3 पाई बाई 16, और यहां पे आ जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, कॉस का 3 पाई बाई 16। क्लियर है स्टूडेंट, चेंज हो गया, वहां पे सारा चीज देख चुके हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद चीजें आसान हो गई, उसमें ज्यादा मेहनत है जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब देखिए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, सेम सेम एंगल पे हम ये फॉर्मूला जानते हैं सिंपल सा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, सेम एंगल होना चाहिए। तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a हो जाता है, एंगल बढ़ जाता है। तो हमारे पास स्टूडेंट 2 की कमी है, किसकी कमी है, 2 की कमी है। तो अगर हम 2 यहां पे एक लिखते हैं और यहां पे भी सेम हो रहा है, देखो तो यहां पे भी एक 2 लिखते हैं। क्लियर है, इसके लिए समझ में आ गया। तो इनको बैलेंस करने के लिए 2 2 हम नीचे लिखेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। ये 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, क्लियर है ये वाले फार्मूला से। तो ये डबल हो जाएगा, साइन का पाई बाई 16 में डबल हो जाएगा, और यहां का भी 3 पाई बाई 16 में डबल हो जाएगा। क्लियर है इस फॉर्मूले से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 1/4 हमारा बाहर में, और साइन का आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 16 हो रहा है, पाई बाई 16 साइन ए कॉस ए 2 के साथ, तो साइन का 2a, तो 2a के लिए 2 पाई बाई 16 एज इट इज हमारा ये भी साइन बनाएगा। ठीक है, तो साइन का 2 3 पाई बाई 16 देख लो, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा पाई बाई 8, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 पाई बाई 8। क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 8। एक बार अच्छे से लिख देते हैं, 1/4 साइन का पाई बाई 8, और ये हो जाएगा आपका साइन का 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों अभी सेम नहीं है, तो साइन 2a नहीं लगा सकते। साइन 2a कब लगता है, जब साइन के साथ एंगल और कॉस के साथ एंगल एज इट इज हो, तब वो 2 गुना होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिर से अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट इसको। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। फिर से आप जोड़ के देखो या घटा के, मैं दोनों चीज बताया हूं ना, अभी मैं सिर्फ जोड़ के दिखा रहा हूं इसलिए हो जा रहा है, नहीं हो रहा होगा तो आपको घटा के भी देखना है। ठीक है, सो पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, ये देख लो क्या हो रहा है, 4 पाई बाई 8, और 4 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 2। ठीक है, मतलब 3 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, और जैसे ही पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिखेंगे तो वो बदल जाएगा साइन किसमें, कॉस में। ठीक है, तो इतना शॉर्टकट कर ले।
ठीक है, तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट, 1/4 आपका साइन का π/8 को हम छू नहीं रहे हैं, और ये हो जाएगा साइन के अंदर π/2 माइनस π/8, लेकिन वो π/2 के साथ लिखे इसलिए वो क्या हो जाएगा, कॉस के साथ स्टूडेंट π/8। क्लियर है। अब देख लीजिए, अब एंगल फिर से सेम हो गया। अलाइड एंगल क्या करता है, एक एंगल को दूसरे एंगल में चेंज करता है, ठीक है, इसीलिए हमको 90 का मल्टीपल चाहिए होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम में हम क्या देखते हैं, 90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, तो वो सारे किसके मल्टीपल है, 90 के। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलाइड एंगल में 90 के मल्टीपल खोजते हैं, जिससे हम एक बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, हमको फिर से यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से 2 चाहिए, तो हमारे पास एक 2 नीचे बढ़ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा, 2 का साइन का π/8 और कॉस के साथ भी π/8, है ना, दिख रहा होगा शायद। तो यहां से 1/8, अब फिर से क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, मतलब साइन का 2 है, तो साइन के अंदर जो π/8 है वो 2 गुना हो जाएगा, सो 2 इंटू π/8। अब यहां से अच्छा चीज हो गया स्टूडेंट कि ये π/4 हो गया, साइन π/4, जो से कैंसिल आउट हुआ, तो अब हमको पता है कि साइन π/4 दैट मीन्स साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, तो यहां से आपका आंसर आ गया स्टूडेंट 8√2, 8√2। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास 8√2, 8√2 देखो हमारे पास ऑप्शन में कुछ भी नहीं है और नन ऑफ द एबव भी नहीं है, मतलब इस आंसर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, ये सब तो नहीं आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, लेकिन 16 के साथ बन सकता है। देखिए नीचे में अंडर रूट है और यहाँ पे ऊपर में अंडर रूट है, तो ऊपर और नीचे अगर हम अंडर रूट से गुना कर दे और भाग कर दे, देखिए ध्यान से, √2/√2, क्यों ऐसा कर सकते हैं, कोई चीज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करके उसको बैलेंस कर दिए, लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है स्टूडेंट, नीचे रूट रूट क्या हो गया, 2 हो गया, 8 और 2 का गुना 16, और ऊपर में √2 बच गया, सो √2/16। ये इस तरीके से हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा सा लास्ट में बनाने के बाद भी थोड़ा सा रुकना, क्योंकि आंसर जो है कन्वर्ट करके या थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिया होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप जो हम कॉस वाला फॉर्मूला पढ़े उससे भी कर सकते हैं, पर उसमें जनरली फॉर्मूले में कंफ्यूजन भी हो जाता है। अलाइड एंगल वाले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मेरे को करने में 5 से 10 मिनट लगा, लेकिन आप जब करेंगे तो बहुत सारे स्टेप को फटाफट करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एक अच्छा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इसको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इफ 2 sin x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, इनइक्वालिटी दिया है, एंड x बिलोंग्स टू 0 से 2π, 0 से 2π के बीच में बात कर रहा है, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ x, सॉल्यूशन सेट चाहिए x का, जिसके लिए हमको x की वे वैल्यू चाहिए किसके बीच में, 0 से 2π के बीच में, जिसका क्या है 2 sin x + 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो हमको किसके लिए हल करना है, x के लिए। तो चूंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन ग्राफ से होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 2 sin x + का 1, 2 sin x + का 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इस टाइप की चीजों को हम वेवी कर्व मेथड से नहीं कर सकते स्टूडेंट। वेवी कर्व मेथड सभी लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, जिसको वेवी कर्व बोलते हैं। लेकिन वेवी कर्व मेथड का यूज हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास x वेरिएबल में दिया हो। यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तो इसको हमको ग्राफ से ही करना होगा, और कोई मेथड उतना आसान नहीं है जितना ग्राफ वाला है। तो थोड़ा सा ग्राफ का अगर आपको आइडिया है, सिर्फ साइन का ग्राफ अगर आपको आइडिया है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 को साइड चेंज करते हैं तो -1 होगा, 2 को उधर ले जाते हैं तो 1/2 होगा। तो कुल मिला के हमको जो मिल रहा है स्टूडेंट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 1/2, बस। अब हमको देखना है कि साइन का मान 1/2 होता है कि नहीं, -1/2 होता है कि नहीं, होता है, क्योंकि साइन का मान कहां से कहां तक जाता है, -1 से 1 तक, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है इसका, तो अच्छे से थोड़ा सा देखिए इसको। ये हम ले लेते हैं ग्राफ, इसको इस साइड ले लेते हैं क्योंकि हमको नेगेटिव साइड में डिस्कस नहीं करना है स्टूडेंट। देखिए तो हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं, इसको इधर करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है।
साइन का ग्राफ स्टूडेंट इस तरीके से जाता है ना, हाथ से बन रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, ये ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। वेट अ मोमेंट स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, देखते हैं, चलिए ठीक है। तो ये ग्राफ जो है कंटिन्यूएशन में इधर आगे बढ़ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, ध्यान से समझना है स्टूडेंट इस चीज को, साइन का ग्राफ है, हमको जो जरूरत है वो जो कहां से कहां तक हमको डिस्कशन करना है, ये हो गया स्टूडेंट हमारा 0, यहाँ पे हमारा पाई पे भी क्या होता है 0 होता है, और हमारा यहाँ पे 2 पाई पे भी साइन 0 होता है। बस इतने ही रेंज को हमको करना है, ये हमारे लिए यूजलेस है, इसका हमारे लिए काम नहीं, क्योंकि हमको इस रेंज में फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, साइन एक्स की वैल्यू -1/2, ठीक है। इधर और मिल रहा है, लेकिन उधर का मैं ग्राफ बनाया ही नहीं हूं, क्योंकि उस रेंज में हमको डिस्कस करना ही नहीं है, ठीक है। इसको कर देता हूं इधर, देखिए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो पूरा वैल्यू है, ये वाला जो लाइन है हमारा, ये तो हमारा 1 है, ठीक है। और इधर वाला जो लाइन है हमारा, ये ऐसे, ये वाला जो है इससे जा रहा है, वो क्या है -1। हमको चाहिए स्टूडेंट क्या, -1/2। अब आपको ये समझना है, साइन -1/2, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, पाई तक तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, 90 तक, 90 में मिल गया इसको 1, ये हो गया आपका π/2। तो देखिए साइन सेकेंड क्वाड्रेंट जो 90 से 180 तक, वहां तक तो आपको ये पॉजिटिव ही देता है। थर्ड क्वाड्रेंट में वो आपको देता है स्टूडेंट क्या, पहली बार निगेटिव वैल्यू हो जाता है, ठीक है, साइन को, क्योंकि साइन के बारे में बात हो रहा है। मतलब हमको जो 1/2 माइनस का मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। अब इसको कैसे करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1/2 साइन में कब मिलता है, 1/2। आपको ये पता है ना कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। इन टर्म्स ऑफ अगर हम पाई लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, साइन का π/6 बराबर 1/2, एक ही बात है। π/6 मतलब 180/6, 6, ठीक है, क्लियर है। तो 30 को हम π/6 लिखते हैं, मतलब हमको ये पता चल गया कि अगर हम इसको पाई प्लस π/3 ले ले, सॉरी पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6, जैसे कि ये हमारा बीच का है, ठीक है, ये हमारा क्या है 270, 3π/2, ठीक है। तो ये 90 का गैप है, मतलब 3 भाग में बांटिए इसको, ये इतना, तो यहां पे आपको मिला पहली बार, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो है स्टूडेंट पाई प्लस π/6। सो पाई प्लस π/6, पहली बार इसको टोटल जोड़ के क्या होगा 7π/6, क्लियर है। 7π/6 पे हमको ये मिला है -1/2, ठीक है, ये -1/2 है हमको मिला है, ठीक है, निगेटिव साइड में है। तो अब देखिए पूरा चीज जो है ग्राफ से होगा और इंटरेस्टिंग भी है। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये जो लाइन है -1/2, इसको ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन आगे बढ़ गया यहां तक। अब ये वाला जो लाइन है स्टूडेंट, वो है हमारा -1/2, देख लीजिए, एग्जैक्ट बीच में भी बन गया, अच्छी बात है ना, हाथ से बनाने से उतना फिनिशिंग से नहीं बनता है। तो देखिए -1/2 वाला लाइन यही है स्टूडेंट, 7π/6 पे उसको -1/2 मिला, क्लियर है, ध्यान से समझते रहना। अब जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, -1/2 जहां पे मिला है उससे ऊपर का ग्राफ मेरे को चलेगा, ठीक है, अगर लेस देन बोलता है तो नीचे का ग्राफ। तो अब हमको जो आंसर में चाहिए, हमको जो आंसर में चाहिए स्टूडेंट, वो पूरा ये सब चलेगा, देख लो, क्योंकि ये सब देखो -1/2 से तो ऊपर है ना, -1/2 कहाँ है, यहाँ पे है, और उससे ये है हमारा ऊपर, क्योंकि -1/2 से उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए। -1/2 भी चलेगा, इसीलिए मैं फील्ड सर्कल बनाया हूं, मतलब गोला कर दिया हूं, ठीक है। तो ये सब आंसर चलेगा ग्राफ का, देख लो, ये सब आंसर चलेगा, सब आंसर चलेगा, यहां तक चलेगा, फिर नीचे नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 चाहिए। अब यहां देखो सिमेट्रिक ग्राफ तो पूरा एकदम क्या रहता है आपका, उसी पीरियड में बनता है ना, तो यहां पे भी आपको -1/2 मिलेगा, दिख रहा है। अब यहां से ऊपर तक ये तक चलेगा, बस इस पार का तो वो डिस्कशन ही नहीं कर रहा है, उसको ये भी चलेगा लेकिन उसका डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमको ये वाला भी पॉइंट मिल जाए स्टूडेंट, ये वाला भी पॉइंट हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 से 7π/6 वाला तक, क्योंकि यहां तक वो -1/2 हुआ, इससे नीचे चले गया, इसके बाद उधर का आंसर हमको रेंज में नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, साइन दे रहा है, लेकिन किस पे दे रहा है, ये जो चल रहा है वो क्या है, एक्स चल रहा है, उसी एक्स को तो निकालना है अपने को। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स इज, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, तो ये पूरा ये पाई प्लस π/6 पे मिला,
तो ये 2 पाई से माइनस पाई बाई 6 पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वो निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 4 पाई बाई 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फिर से निगेटिव होता है क्योंकि वहां कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जो 4 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो निगेटिव। तो इस पॉइंट को जो इसके लिए मिला है स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस का पाई बाई 6। अब इसको हम देखेंगे तो ये मिलेगा स्टूडेंट 11 का पाई बाई 6, 11 का पाई बाई 6। ठीक है, समझ में आ गया? 11 का पाई बाई 6 मिला हमको। ठीक, अब देखिए पूरा आंसर हमको मिल गया। अब मैं इसको बाकी चीजों को हटा रहा हूं, देखिए फिर आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। इन सब चीजों को 7 पाई बाई 6 वाला ये पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है 11 पाई बाई 6 है, देखिए। ठीक है, इतना कचड़ा करने के बाद हमको जो ये पॉइंट मिला है वो मिल गया अब 7 पाई बाई 6 और ये वाला जो पॉइंट मिल गया वो 11 पाई बाई 6। तो हमारा आंसर देखो स्टूडेंट, ये पूरा आंसर है, ऊपर वाला ग्राफ जो दिख रहा है जिसमें मैं रेड कलर से मार्क किया हूं, है ना, ये आंसर है और इधर भी आंसर है। ठीक है, ये बीच वाला नहीं है। तो हमारा रेंज क्या हो गया देखो, 0 से लेके 7 पाई बाई 6, क्योंकि ये चल रहा है। अगर मान लो स्टूडेंट, ठीक है, 0 से 7 पाई बाई 6, पहले इसको लिख लेते हैं, और यहां से क्या है 11 पाई बाई 6 से 2 पाई तक। तो हमारा जो x का आंसर है पूरा ग्राफ से, देखो कुछ नहीं लिखा हूं मैं, तो क्या हो गया हमारा आंसर 0 से 7 पाई बाई 6, और 7 पाई बाई 6 के बाद नीचे चले गया तो वहां नहीं चाहिए, फिर ऊपर कहां पे आया, यहां पे -1/2, तो यूनियन लगाते हैं, 11 ऑफ पाई बाई 6 से 2 पाई तक गया स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये जो हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट x के लिए। समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए पहले, 0 से 7 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6 से 2 पाई, ये आपका बी करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा और सुनिए, और भी क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आता हूँ, 8-10 क्वेश्चन और भी बचे हैं। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं। ध्यान से समझिए, अगर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होता स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होता -1/2, तो ये जो पॉइंट है ध्यान से समझना, मैं इसी में कचड़ा कर रहा हूं फिर हटा दूंगा। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ब्लैक से ही करते हैं, ये वाला पॉइंट को मैं ऐसे ओपन वाला सर्कल लगाता कि ये शामिल नहीं है। तो इस जगह पे क्या होता है स्टूडेंट, 0 तो शामिल होता, बड़ा है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इससे बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आया है स्टूडेंट, उसमें क्लोज्ड इंटरवल के जगह में ओपन इंटरवल लग जाता, यहां भी शामिल नहीं है। अगर इसका क्या होता, सिर्फ ग्रेटर देन होता, तो ये ऐसे हो जाता। क्लियर है? समझ में आ गया? सभी चीजों को हटा रहा हूं। क्लियर? अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो स्टूडेंट इसमें सेम ग्राफ से बन जाता, अगर यहाँ पे बोला जाता लेस देन आर इज इक्वल टू -1/2, तो उस स्थिति में इतना आंसर हो जाता है स्टूडेंट। तो उस स्थिति में आंसर क्या हो जाता, 7 पाई बाई 6 क्लोज्ड से 11 पाई बाई 6, क्योंकि उसमें वो नीचे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ को करने से आपको मल्टीपल चीजें पता चल जाती है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें भी अगर क्या बोलता, सिर्फ लेस देन बोलता, तो यहाँ पे 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 में क्या हो जाता, ओपन लग जाता। ठीक है, क्लियर है? जब वो शामिल है तो क्लोज्ड इंटरवल, और वो शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हो गया हमारा इतने क्वेश्चंस। हमारे पास और भी क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं स्टूडेंट। 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन और होंगे, तो इन क्वेश्चंस को एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, और इसी टाइप के और क्वेश्चन आप अपने रेफरेंस बुक, जो भी बुक यूज कर रहे हैं, उनसे देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो आज का लेक्चर यही रखते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।